नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इंजीनियरिंग करना आसान नहीं होता है, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद भी सफर कहाँ आसान होता है। बीपीएससी लगातार चर्चा में बना रहता है, आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं और हम आपको बता दें कि बीपीएससी एई वाले अभ्यर्थी परेशान थे भी और अब भी काफी परेशान है। तो ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ हो गया है कि बीपीएससी एई वाले अभ्यर्थी इतना परेशान है। और लगे हाथ हम आपको ये भी बता दें कि 29 तारीख को ये अभ्यर्थी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, इसका जवाब हम सीधा इन्हीं से पूछेंगे। तो इस फ्रेम को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। आपको बता दें कि इस फ्रेम में आपको एक तरफ अमित नजर आ रहे होंगे, दूसरी तरफ आपको मनीष दिखाई दे रहे होंगे और ये दोनों ही बीपीएससी एई वाले अभ्यर्थी हैं। तो आइए फिर बिना देरी के इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मनीष, हम आपसे ही शुरू करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, क्या समस्या है, क्या परेशानी है कि इस ठंड में आप हमारे ऑफिस आ गए और अपनी पीड़ा बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? हम लोग तो काफी दिन से इस चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं और हर डिपार्टमेंट को भी हमने इस बात का जानकारी और अवगत कराया है कि देखिए, आप इंजीनियरिंग में जो 25% का वेटेज दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि लोग उसको फ्रेश कोई अगर चाहता है तो उसको पास करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते चला जा रहा है क्योंकि ये कंपटीशन का एग्जाम है। इसमें आप 25% देना कहीं से भी वैलिड रीजन नहीं होता है। आप 25 नंबर दीजिए, वो हम लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा कि खत्म मसला हो जाना बताइए, चाहिए। पूरा मसला बताइए। मसला ये है कि साल 2020 में सरकार ने कुछ नोटिफिकेशन दिया था जहां पर एक्सपीरियंस के जो अभ्यर्थी पहले से काम कर रहे थे बिहार सरकार में, उनको वेटेज देने की बात हुई थी। तो वेटेज देने का एक तरीका होता है कि कितना वेटेज देना। आपने सीधा 25% दे दिया, जो कि हमारे एग्जाम के 134 नंबर के बराबर हो जाते हैं। अगर इतना इतना नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलने लगेगा तो कोई फ्रेश कैंडिडेट कैसे अगर पास कर पाएगा? अगर कोई भी जेन्युइन कैंडिडेट रहेगा, इवन कि एक मोस्ट टैलेंटेड लड़का भी इसको नहीं क्वालिफाई कर पाएगा। हमारे पास एकदम रिटन में प्रूफ है कि देखिए, दोनों का सेम नंबर है, 60 नंबर है और यहाँ भी 60 नंबर आ रहा है। लेकिन रिटन एग्जाम का डिफरेंस देखिएगा तो एक का 190 है और दूसरे का 324 है। मतलब 134 नंबर का 134 नंबर का सीधा डिफरेंस आता है। तो ये तो हमारा रिटन में प्रूफ है ना कि आप देखिए कितना दे रहे हैं और आप कहते हैं कि सिर्फ 25 नंबर दिया जा रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो ऐसे में मनीष, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सरकार ने, आपने कहा कि वेटेज दे दिया है उनको, सरकार ने ये वेटेज क्यों दिया? वेटेज दिया कि उनको परमानेंट करना चाहते थे, उद्देश्य था कि उनको परमानेंट करना। लेकिन यहाँ पर एक और फॉल्ट निकल कर आता है कि आप परमानेंट कर ही दिए एक बार तो उनको बार बार दिए जा रहे हैं सेम चीज वेटेज। आपने एक बार दे दिया तो दूसरे एग्जाम में फिर क्यों उनको देना चाहिए? आपने एक बार देकर उसको परमानेंट कर दिया, कोई परमानेंट एम्प्लॉई है, फिर उसको दूसरे एग्जाम में बैठने का मौका दे रहे हैं, उनको वेटेज दिया जा रहा है। ऐसे हर एग्जाम में सिर्फ वही लोग सेलेक्टेड होते जा रहे हैं। हमारे पास प्रूफ है, 15 से 20 लड़के का हमने मुश्किल से रोल नंबर निकाला है, क्योंकि ये तो कॉन्फिडेंशियल होता है। कॉन्फिडेंशियल होता है कि देखिए, हर बार एक ही रिजल्ट, एक ही लोग सेलेक्ट होते जा रहे हैं। हर बार एक ही लोग सेलेक्ट होते जा रहे हैं। मृत्युंजय कुमार, एडवर्टीजमेंट नंबर 7/2020 मृत्युंजय कुमार। एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2020 मृत्युंजय कुमार। एडवर्टीजमेंट नंबर आपका 1/2019 मृत्युंजय कुमार। ये सब क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है। यहाँ देखिए, एक्सपीरियंस का नंबर दिया जा रहा है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको बार बार वेटेज दिया जा रहा है। बार बार दिया जा रहा है। एक आदमी नहीं है, मेघा रानी नाम से है, बहुत सारे लोग हैं जो सेलेक्ट होते जा रहे हैं। देखिए, इसका भी है, 3/20 का है, हमारे पास रिजल्ट पूरा नहीं आ पाता है। 1/19 का है, 7/20 का है। हर एग्जाम में वही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। इस बात का एकदम क्लियर है, प्रमाण भी इन्होंने दिखा दिया है। अमित, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, हम ये समझना चाहेंगे कि ये तब्दीली कब हुई है, ये बड़ा बदलाव कब किया गया, पहले कैसे होता था, अब क्या कुछ तब्दीली की गई है? पहले तो इसमें प्री मेंस इंटरव्यू ऐसा था, उसके बाद 2020 में जो नियमावली आया उसके बाद 1 डे एग्जाम करके इसको चेंज किया गया
और दूसरा इसमें ये बात है कि जैसे कि ये बोल रहे हैं कि देखिए पीएचडी का एक ये आरटीआई है, जैसे कि अभी आया था 32/2024, तो इसमें एक भी मतलब कैटेगरी से 3-4 लोग फ्रेशर का ही हुआ है। और देखिए यहाँ आरटीआई में मतलब ये अन्नान इकबाल है, ये 25 एक्सपीरियंस मार्क्स ले रहे थे। इनमें देखिए टॉप 50 में इवन मतलब पूरा ये देखिए ये क्या बोलते हैं, ये एक्सपीरियंस वाले ही है, पूरा फ्रेशर है ही नहीं। ये आरटीआई कॉपी है आपके पास बीपीएससी, और इसमें आप कह रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस वाले ही हैं, फ्रेशर फ्रेशर है कोई ही नहीं नहीं। है। नंबर है, नंबर और पूरा वेटेज देखिए नंबर है एक्सपीरियंस का, इसमें कोई फ्रेशर है ही फ्रेश नहीं। लड़का नहीं दिख रहा है आपको, इसमें कोई फ्रेश लड़का नहीं नहीं। दिख रहा है। टोटल 100 उसमें शायद 110 वैकेंसी आई थी, तो ठीक है। टॉप मतलब 70 में पूरा फ्रेशर एक्सपीरियंस वाले ही हैं। हाँ बाकी फीमेल है, नीचे बाकी फीमेल है। ठीक है। बेस्ट फीमेल है ये categories। तो फीमेल यानी कि ये बड़ी समस्या है। और आप हमको बता रहे थे कि पहले कैसे हुआ करता था, कैसे होता था पहले? पहले तो 3 स्टेज में एग्जाम होती थी बीपीएससी, प्री मेंस और इंटरव्यू। उसके बाद 2017 के बाद से मतलब सिंगल एग्जाम होने लगा, और उसके बाद से ये एक नियम आया कि और उसके बाद 2020 में 19 1/19 3/19 हाँ। 3/20 7/20 और 32/24। उसके बाद मतलब 8 साल बाद हम लोग का वो भी कंबाइंड वैकेंसी आया है, और उसमें भी वेटेज ऐसे ऐसे दिया जा रहा है। तो हम नहीं, हम आपसे समझना चाहेंगे मनीष कि ये तब्दीली कब हुई है? तब्दीली 2020 में 2020 में हुई है। हाँ, सरकार ने नया नियमावली लाया था रिक्रूटमेंट के लिए कि हम अब इस प्रोसेस के थ्रू रिक्रूट करेंगे। जो पहले 3 स्टेज एग्जाम होते थे उसको खत्म कर दिया गया और सिंगल एग्जाम में कन्वर्ट कर डायरेक्ट मेंस लेकर एग्जाम कंडक्ट कराया गया। इंटरव्यू और प्री खत्म हो गया। हाँ। डायरेक्ट मेंस की परीक्षा दीजिए हाँ, और जॉब लीजिए। हाँ। लेकिन ये तो दे दिया, ये तो सहूलियत दे दिया, हाँ। लेकिन इसमें एक पेंच फंस गया है। सहूलियत भी दी गई थी इसी हाँ। वजह से कि कॉन्ट्रैक्ट वाले को हमको परमानेंट करना है। सहूलियत देने का कारण भी यही था। हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट वाले को आप परमानेंट करना है तो एक बार परमानेंट कर दीजिए ना, बार बार क्यों उसको आप दे रहे हैं? हमारा क्या सिलेक्शन हो पाएगा? मैं ये दिखा रहा हूँ कि देखिए ये पथ निर्माण विभाग जेई का एक नोटिस है, उसमें ये लिखा गया है, ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, संविदा अवधि में की गई सेवा की किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरांत अनुमान नहीं होगा। जब कोई एक बार अगर परमानेंट हो गया तो उसको तो बार बार वेटेज नहीं लेना चाहिए। और उसी का मेरा प्रूफ है, ये देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/20 है, नगर विकास एवं आवास विभाग। इसमें जी, इसमें ये देखिए, ये प्रीति कुमारी है, ये देखिए, ये 7/20 में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। लिख रही है विज्ञापन संख्या 29/25 सहायक अभियंता असैनिक की परीक्षा में सम्मिलित होनी है। जब ये ऑलरेडी यूडीएचडी 7/20 में सिलेक्टेड है और ये परमानेंट जॉब में है, और ये फिर 29/25 में कंबाइंड वैकेंसी में मतलब अच्छे डिपार्टमेंट के लिए, हम लोग के टॉप डिपार्टमेंट फिर से परीक्षा सम्मिलित हो रही है। सबसे बड़ा फिर से परीक्षा में सम्मिलित हुई है। हाँ, एक प्रीति कुमारी ने। सबसे बड़ा क्या समस्या है जी, एक ही पोस्ट है। हाँ, आप डिपार्टमेंट बदलने के लिए कर रहे हैं, ये कोई मतलब थोड़ी होता है। सरकार भी आपको और बार बार आपको ये लाभ मिल रहा है, और कभी आप वो संतुष्ट नहीं होगी कि हमको फलाना डिपार्टमेंट नहीं पसंद आ रहा है, हम उसमें चल जा रहे हैं, उसमें चल जा रहे हैं। तो भाई सब बार इंसान है, इंसान हमेशा संतुष्ट नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं रहता। बेनिफिट से आप संतुष्ट मत होइए ना। लेकिन मनीष, यहाँ पर ऐसे में सवाल ये भी है, हमने देखा भी है कि कई बार आप लोग जो है वो सड़कों पर भी उतरे हैं। तो जब सड़कों पर उतरे हैं तो कुछ समाधान हुआ था परेशानी का? नहीं, समाधान तो नहीं हुआ, बस आश्वासन देकर रखा गया कि हम इस पर चर्चा करेंगे। कभी बीपीएससी में किसी से मुलाकात हुई, चेयरमैन महोदय से कोई बात हुई? असिस्टेंट इंजीनियर के लिए हमारे पास नोडल ऑफिसर जो है हमारा असिस्टेंट इंजीनियर का, वो आरसीडी को बनाया गया है। आरसीडी के सचिव के द्वारा हमने अपना इशू को रखा था, बताया था कि फलाना फलाना मिसयूज किया जा रहा है आपके वेटेज का। इस तरीके से हमने उनको दिखाया और अवगत भी कराया कि देखिए, एक तो इतना ज्यादा आप वेटेज दे रहे हैं, उसके बाद एक ही चीज को बार बार आप दिए जा रहे हैं। कम से कम ऐसे 50-100 सामने से क्या जवाब आता है? तो उन्होंने बस आश्वासन दिया कि हाँ, इस पर हम काम कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कब हुई थी मुलाकात? मुलाकात तो ये 2 साल से हमारा आरसीडी के साथ रेगुलर कांटेक्ट में है।
इससे पहले हमारा आरसीडी मिनिस्टर हुआ करते थे, माननीय मंत्री नितिन नवीन जी हुआ करते थे, उनसे भी हमने अवगत कराया था मैटर को। वो तो काफी हद तक हमारे सपोर्ट में थे और बोले थे कि मंत्रिमंडल में हम इसका चर्चा करेंगे। ठीक है। लेकिन इलेक्शन हो गए हैं, अब इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अब मंत्री पद से तो हट चुके हैं, तो अब नए मंत्री आए हैं, उनसे हम लोग ने नहीं मुलाकात की है क्योंकि मौका नहीं मिल पाया है। लेकिन हम हर लोग डिपार्टमेंट में हर लोग हैं, हम हर जानते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग को भी इस चीज से अवगत कराया गया। सारे सचिव लोग जानते हैं, अवर सचिव से लेकर सब कोई जानते हैं इस चीज मैटर को, सब लोग जानते हैं। हाँ। आप लोग परेशान हैं, बेबस हैं, लेकिन अब भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। देखिए अभी तो फिलहाल हम लोग तो एक और चीज कर रहे थे कि बीपीएससी से रिजल्ट भी आने वाली है, हम लोग का अभी जो कंबाइंड बेंगेज से है, कम से कम रियूज को तो रोका जाए। जैसे कि अभी प्रीति कुमारी बताया कि 7-20 में ऑलरेडी, वो हम लोग समझ गए, बिल्कुल। उसके अलावा ज्योति रानी भी है। अच्छा, बीपीएससी में कभी गए आप लोग, मुलाकात की? बीपीएससी का हमारे इंजीनियरिंग में सिर्फ उनका रोल है एग्जाम कंडक्ट कराना और रिजल्ट को पब्लिश करना। अच्छा। नियम बनाने का अधिकार उनके पास नहीं है क्योंकि वो नोडल नहीं है। हमारा नोडल आरसीडी डिपार्टमेंट कहा जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन पथ निर्माण विभाग, वो हमारा नोडल है। नियम हमारा वहां से बनता है, रिक्रूटमेंट का जो भी है। इसीलिए हमारा बीपीएससी से हमने बहुत बार संपर्क किया है, प्रयास भी किया है। उन्होंने यही कहा है कि हमारे पास अधिकार नहीं है, हमारे पास अधिकार नहीं है। हाँ, यानी कि अगर इसमें आपको तब्दीली करानी है तो मंत्री जी से बात करना होगा। मंत्री जी से, या जो हमारा नोडल ऑफिसर है रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, वो कर सकता है। अच्छा, इतना परेशान है आप लोग और इतने वक्फे से परेशान हैं, सड़क पर भी उतरे, कभी कोर्ट गए, न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि नहीं खटखटाया? आरटीआई तो निकलवा ली है, लेकिन कोर्ट गए कि नहीं गए? न्यायालय में भी हमारा मामला पेंडिंग है। हमने सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए हुए हैं। हाई कोर्ट में क्या हुआ पहले ये बताइए। हाई कोर्ट में तो हमारा डिसीजन था, हाई कोर्ट ने इस चीज को ओवररूल कर दिया, ये कहते हुए कि जो समस्या है वो सबसे पहले तो सब जुडाइज तो है ही हमारा मैटर, लेकिन ये मैटर आगे आपने सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कुछ लीगल कंसर्न थे जो सुप्रीम कोर्ट में थे, कुछ हाई कोर्ट में थे। तो हाई कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया कि आपका कुछ मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहले से पेंडिंग है, तो वहां पर हमारा मैटर चला गया। यानी कि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट से हमें राहत नहीं मिली, एक तरीके से झटका ही मिला है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा मामला का निपटारा तो हो चुका है, लेकिन जजमेंट नहीं आया। हियरिंग सारा कंप्लीट हो चुकी है, जजमेंट सुनवाई पूरी हो चुकी है। 5 महीने से हमारा सुनवाई पूरी हो चुकी है। जजमेंट को रिजर्व रख लिया गया है। क्या लगता है कोर्ट से खुशखबरी मिलेगी? उम्मीद तो हमने लगा रखी है कि कोर्ट से हमें जरूर से जरूर खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि जो प्रोसीडिंग्स था उसमें भी हमने देखा कि हमारा फेवरेबल कंडीशंस था और बहुत सारे चीजों को हमने वहां पर पॉइंट आउट भी कराया था कि देखिए इस तरीके से किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट को संज्ञान तो लेना ही चाहिए था। और उनके नजर में भी हमने अवगत करा दिया है कि क्या क्या इश्यूज हैं, और बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहां पर 25% देना सही नहीं होता है। और इस नियम के हिसाब से देखिएगा एक्चुअल में 25% भी नहीं आता, ये 33% चला जाता है। जो फॉर्मूला अगर एक्चुअल में जो मैथमेटिशियन होगा या कोई भी चीज होगा, कोई भी पढ़ा लिखा एक्सपर्ट अगर इस चीज पर मैटर करेगा तो आप रिटन एग्जाम का बड़ा झोल है, बहुत बड़ा झोल है। रिटन एग्जाम का 1/3 दिया जा रहा है। 1/3 मतलब 33% होता है। आपको पेपर में लिखा हुआ दिखेगा 25 नंबर, लेकिन रिटन आप हमें बता रहे थे कि 29 तारीख को कुछ बड़ा करने जा रहे, क्या कीजिएगा 29 तारीख को? रियूज के लेके हम लोग एक प्रोटेस्ट, मतलब एक शांति माहौल में रखना चाहते हैं, ताकि अभी हम लोग का सड़क पर उतरिएगा। आरसीडी अपना जो नोडल है वहां जाएंगे, अपने बातों को रखेंगे, और यानी कि सड़क पर उतरिएगा। हाँ, ये तो आंदोलन कीजिएगा। हाँ, आंदोलन करेंगे 29 तारीख को। चाहते क्या है एक बार बताइए आप। हम लोग तो यही बोल रहे हैं कि जो 25% वाला मैटर है, फिलहाल अभी तक तो हम लोग को कुछ आया नहीं है वहां से सुप्रीम कोर्ट से। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो अगर एक बार सिलेक्ट हो गया है, जैसे कि डिपार्टमेंट के लिए ये लोग अपना बदल रहे हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हम लोग का टोटल 10 डिपार्टमेंट है, जैसे 10 डिपार्टमेंट है, तो कोई अगर वाटर रिसोर्स में अगर कॉन्ट्रैक्ट पे है या यूडीएचडी में, तो वो लोग टॉप 4 डिपार्टमेंट जैसे कि
BCD हुआ, RWD, RCD, तो उसमें वो लोग आना चाह रहे हैं और उनका प्रूफ आपको मैंने बिल्कुल, दिखाया। वो प्रूफ हमने देख लिया है जिसका नुकसान सीधा आप लोगों को हो रहा है। तो कम से कम जो एक बार परमानेंट हो गए हैं वेटेज बिल्कुल, लेकर, तो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। फ्रेशर की जान ले रहे हैं कि अब जैसे मेघा यानी रानी, कि आप चाहते हैं कि नियम में संशोधन किया जाए, ये बहुत जरूरी है। जरूरी है। देखिए ना, तो हमारे हाँ। पास रिजल्ट हम दिखा देना चाह रहे हैं। देखिए, रितेश आनंद और चेतन है, ठीक है, दोनों सेम कैटेगरी BC कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है। दोनों का नंबर देखिए, एक 190 नंबर रिटर्न में लाता है, एक 334 लाता है। फाइनल में दोनों का बराबर क्यों हो जाता है? क्योंकि एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, और एक एक फ्रेशर फ्रेशर कैंडिडेट है। तो 134 नंबर का अंतर को आप बराबर कर दे रहे हैं, दोनों को 60-60 नंबर यानी दे कि रहे हैं। मनीष आप यही चाह रहे हैं तो- कि नियम में बदलाव कीजिए। हाँ, नियम में तत्काल प्रभाव से हाँ, बदलाव होना चाहिए। ठीक है। इस पर गहरा मीटिंग करके ही हाँ। आप लोग देखिए कि कितना ज्यादा। और अगर इसी तरह से कुछ भी नहीं होता है तो फिर आगे क्या सोचा है आप लोगों ने? आगे का हमारा तो है कि हमने प्रयास बहुत किया है, आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। क्या हम लोग इस पे कीजिएगा पीछे ये भी नहीं हम आपसे हटेंगे। जानना चाहेंगे। अमित तो बता रहे हैं कि वो लोग हाँ। सड़कों पर आने के लिए पूरा तैयार हैं। हाँ तो बिल्कुल देखिए बता वो रहे हैं क्या है। कि सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। हमें थोड़ा ये बताइए क्या करते हैं पिताजी? मैं तो मतलब क्या बोले, रिटायर्ड टीचर है और फैमिली, मतलब हम लोग तो शिक्षक के बेटे हैं। हाँ ग्राउंड से आते हैं हम लोग। तो इतना स्ट्रगल करके मतलब जेई के टाइम पढ़ते थे, फिर उसके बाद NIT गए, फिर उसके बाद इवन कोई भी स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट यही पे बहाली नहीं होता है। ओनली बिहार में, वो भी 25% वाला, ये क्या क्या मसला है उसके कारण दे दिया जाता है। और वो वेटेज लेकर फिर भी जब बार बार इंजीनियरिंग कर रहे थे तो कितनी तकलीफ झेली थी? अब तो हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे कि यहाँ यही तक भी मतलब प्रिपरेशन करेंगे। क्या क्या तकलीफ झेली थी ये बताइए। अब तो हम लोग तो यही का प्रिपरेशन हाँ। मतलब जेई के टाइम तो पटना से ही रह के किए थे। 11th 12th कोचिंग इंडिविजुअल पढ़ते थे, फिर उसके बाद NIT में प्रिपरेशन 4 साल किया। अभी 5 साल से हम लोग यही का मतलब वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे। और 2017 में कंबाइंड वैकेंसी आई है। उसके बाद 29/25 मतलब 8 साल बाद वैकेंसी आई है। और उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट और वाले, उसमें भी अगर ऐसा हो जाएगा तब तक तो हम लोग फिर हम कहीं कहाँ कहीं जाएंगे? तो फिर हम क्या करेंगे? परेशानी हुई थी इंजीनियरिंग के वक्त? हाँ, परेशानी तो सबको होती है, ऐसा है नहीं कि परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ा तकलीफ परेशानी झेली तो थी? होता है कि हम इंजीनियरिंग करने के बाद हमारा सबसे पहला प्रयास होता है कि हम इंजीनियरिंग फील्ड में अपना नौकरी को सिक्योर किया जाए। एक तो बहाली में भी बहुत दिक्कत होती है, फिर ऐसा ऐसा नियम ला दिया जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे? शादी हो गई आप जाहिर लोग सी की? बात है। शादी कौन करेगा हम लोग से? है गर्लफ्रेंड है ना आपकी? सब एक सा है, कोई नहीं है। हाँ? कोई नहीं है। आप बता रहे थे छोड़कर चली गई है। तो छोड़कर क्यों नहीं जाएगी? हम लोग बेरोजगार भटक रहे हैं अभी तक, तो क्या होगा? क्या होगा? लड़की भी ना कह देगी। अगर संजोग से अगर हम लोग यही बन जाएंगे तो देखेगी। तो देखेगी। देखेगी तो देखेगी, यानी कि शादी भी नहीं कर पा रहे। परेशानियां बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है इन लोगों ने? अपनी पीड़ा बताई है, अपना दर्द बताया है, अपना दुख बताया है और साफ साफ कह दिया है कि हुजूर हम बेबस हैं, तो थोड़ा सा मामले को संज्ञान में लीजिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।